हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैट 21 स्लॉट 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इफ log ऑफ दिस नंबर विद बेस 2 -2 इज इक्वल टू 0 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जनरली जब थीटा टाइप क्वेश्चन आता है और इसमें 4x लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू पूछी गई है, तो उस केस में हमें x की जो वैल्यू प्राप्त होती है बाद में, वो जनरली डिवाइडेड बाय 4 की फॉर्म में होती है। यानी कुछ डिनोमिनेटर में 4 आएगा ताकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू 4x की जो वैल्यू है वो इंटीजर आ जाएगी। तो ये ट्रेंड जनरली फॉलो हुआ है अब तक। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं -2 को उधर ले जाऊंगा, तो मेरे पास जो कंडीशन बन जाएगी वो होगी log ऑफ बेस 2 3 प्लस log बेस 3 4 प्लस log बेस 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब log की एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि log सपोज इस तरह से है मेरे पास, log a ये है 2 की पावर में, सपोज 2 की पावर 2 बेस n है मेरे पास, इसकी वैल्यू होती है n। यानी कोई नंबर है उसके ऊपर log लगा हुआ होता है सच दैट ये नंबर और ये बेस सेम होते हैं, तो उसकी वैल्यू n हो जाती है। ठीक है ना। तो यहां पे मेरे पास, अब मैं दोनों तरफ 2 की पावर में ले जाऊंगा। जब दोनों तरफ 2 की पावर में ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 की पावर log 2, 2 की पावर log 2 और ये नंबर। जब मैं दोनों को 2 की पावर में ले जाऊंगा, 2 की पावर में ले गया तो 2 की पावर में कितना हो जाएगा, 2 की पावर log बेस 2 और ये नंबर, और यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। अब 2 की पावर log बेस 2 और ये नंबर, तो उसकी वैल्यू n ही होती है। यानी कि मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 3 प्लस log बेस 3 4 प्लस log बेस 4 x माइनस 1, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 को इक्वल आ जाएगी। अब 3 को इधर ले जाऊंगा मैं, तो मेरे पास वैल्यू आएगी log बेस 3 4 प्लस log बेस 4 x माइनस 1, 3 इधर चला गया तो 1 हो गया। अब दोनों साइड में 3 की पावर में ले जाऊंगा, तो 3 की पावर log बेस 3 और ये नंबर, तो 3 की पावर log बेस 3 हट जाएगा, मेरे पास खाली नंबर बचेगा 4 प्लस log 4 बेस में x माइनस 1, इसकी वैल्यू, अब दोनों को मैं 3 की पावर में ले गया हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 3। ठीक है ना। यानी कि 4 उधर चल जाएगा तो मेरे पास बचेगा log बेस में 4 x माइनस 1, log बेस में 4 x माइनस 1, ये इधर चल जाएगा तो हो जाएगा -1। अब दोनों को मैं 4 की पावर में ले जाऊंगा, 4 की पावर में ले जाऊंगा तो ये हम बच जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 की पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/4। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, x की जो वैल्यू आ गई वो 1 प्लस 1/4 हो गई, 1 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 5/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4, और मुझसे कितनी वैल्यू पूछी है, 4x की, तो 4x विल बी इक्वल टू 4 इंटू x की वैल्यू कितनी आई है, 5/4। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4x की वैल्यू 5 आ जाएगी। मैंने आपसे कहा था जब भी थीटा टाइप क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे 4x की वैल्यू आएगी तो कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, स्क्वायर रूट में नहीं आ सकती। जो थीटा टाइप के ऑप्शंस होते हैं वो मेरे पास, या तो मैं लेटर्स टाइप कर सकता हूँ या मैं नंबर टाइप कर सकता हूँ, फ्रैक्शन भी टाइप नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब मेरे पास जो आएगा वो नंबर ही आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल होगा और मेरा जो आंसर आ जाएगा 5। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ log एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इफ x इज ग्रेटर देन y देन x माइनस y इक्वल्स टू। दो इक्वेशन गिवन है मेरे पास, कौन कौन सी, x स्क्वायर माइनस xy माइनस x इज इक्वल टू 22। क्या इक्वेशन है मेरे पास, x स्क्वायर माइनस का xy माइनस x इज इक्वल टू 22, एंड दूसरी इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस का xy प्लस y इज इक्वल टू 34। ठीक है ना। अब वैसे तो कोई डायरेक्टली इसका मेथड्स नहीं होगा, आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। वंस यू ऐड दिस टू इक्वेशंस दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस x
मुझे x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, राइट। सो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ऐड किया तो ये हो जाएगा मेरे पास 56, ठीक है ना, माइनस एक्स प्लस वाई, वी आर एडिंग टू दिस टू इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, माइनस एक्स प्लस वाई आएगा, माइनस कॉमन लूंगा तो x माइनस वाई। ऐसा क्यों किया है मैंने, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे अब मैं इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का x माइनस वाई, देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और यहाँ पे मेरे पास x माइनस वाई है ही है, इज इक्वल टू 56। अब क्या हो सकता है, ये yx माइनस वाई में क्वाड्रेटिक बन सकती है, ठीक है ना। एक तरीका तो ये हो सकता है, एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं x माइनस वाई को k मान लूँ, x माइनस वाई को k मान लूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास k स्क्वायर माइनस का k माइनस का 56 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस का k माइनस 56 इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर माइनस का 8k प्लस का 7k माइनस 56 इज इक्वल टू 0, तो k माइनस k कॉमन ले लिया तो आ गया k माइनस 8 प्लस का 7 कॉमन ले लिया तो आ गया k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो k माइनस 8 और k प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया, k माइनस 8 k प्लस 7। अब k की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती क्योंकि x इज ग्रेटर देन y दिया है, तो k मेरे पास x माइनस वाई है, तो k इज ग्रेटर x इज ग्रेटर देन y है, तो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकती, तो k इज इक्वल टू -7, k इज इक्वल टू -7 जो यहाँ से आ रहा है मेरे पास वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता, k इज इक्वल टू -7 तो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो k की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8, तो k जो मेरे पास x माइनस वाई है उसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, ये ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। एक ऑप्शन तो यहाँ पे आप देखो, ये तो मेथड रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे आप और दूसरा एक ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ से x माइनस वाई अगर मैं कॉमन ले लूँ, x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या मेरे पास, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 56, ठीक है ना। अब देखो x माइनस वाई मेरे पास एक नंबर है, मैंने t मान लिया, t इंटू टी माइनस 1, t इंटू टी माइनस 1 की वैल्यू मेरे पास 56 है, यानी कि दो नंबर है मेरे पास जो कॉन्टिन्यूस नंबर है, एक नंबर है और उससे एक छोटा नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास 56 आ रहा है, तो ऑब्वियसली एक नंबर 8 होगा और एक नंबर 7 होगा, जब मेरे पास 56 आ जाएगा। सो t की जो वैल्यू है मेरे पास वो 8 हो जाएगी, और t को हमने क्या माना है यहाँ पे, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई अगर आप ऐसे कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे क्लिक नहीं होता है तो आप यहाँ तक क्वाड्रेटिक बना लो, क्वाड्रेटिक बनाने के बाद k इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन फ्रॉम दिस लॉट ऑफ कैट, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए कंटेनर फिल्ड विद मिल्क 9 लीटर्स ऑफ मिल्क आर ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मेरे पास मिल्क है और 9 लीटर्स ऑफ मिल्क आर ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। मैं मान लेता हूं मेरे पास x लीटर्स ऑफ जो है टोटल वॉल्यूम है मिल्क का, फिल्ड विद मिल्क 9 लीटर्स ऑफ मिल्क आर ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, ठीक है ना। अब उसमें से मैंने 9 लीटर मिल्क निकाल लिया, ठीक है ना, x माइनस 9 निकाल लिया, तो मेरे पास फ्रैक्शन ऑफ मिल्क कितना बचेगा, x माइनस 9 डिवाइड बाय x, वाटर से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट, फ्रॉम दी सेम कंटेनर 9 लीटर्स आर ड्रॉन, जो मिक्सचर होगा आपके पास, एंड अगेन रिप्लेस्ड विद वाटर, तो मिक्सचर को मैंने निकाला, इसमें से मिल्क भी आएगा और वाटर भी आएगा, और अगेन रिप्लेस्ड विद वाटर। तो हम ये जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं, जैसे एक बार ऑपरेशन करते हो तो मिल्क का जो फ्रैक्शन बचता है वो ये बचता है, सेकेंड ऑपरेशन में जो मिल्क का फ्रैक्शन बचता है वो मेरे पास ये बचता है, एन ऑपरेशंस में x माइनस 9 डिवाइड बाय x की पावर n बचेगा मेरे पास, ये मेरे पास n ऑपरेशंस के बाद बचता है। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, इफ द वॉल्यूम्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर नाउ इन द रेशियो ऑफ 16:9, यानी मिल्क अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 16/25। तो मेरे पास मिल्क अपॉन टोटल का रेशो ये रहता है, तो मिल्क अपॉन टोटल का रेशो ये आ गया मेरे पास, तो x माइनस 9 डिवाइड बाय x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट हो जाएगा दोनों साइड, यानी कि 4/5 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5x माइनस का 45, 5x माइनस 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, देन द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। तो इनिशियली हमने कैपेसिटी कितनी मानी कंटेनर की, x,
और x की वैल्यू आई है, तो x की वैल्यू जो होगी वो 45 आएगी, यानी कि आंसर जो होगा वो 45 आएगा। अगर ये चीज़ पता है आपको तो क्वेश्चन विल बी सॉल्व इन सेकंड्स, इजी, और ये चीज़ नहीं पता है तो वेरी डिफिकल्ट। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। Two trains A and B were moving in opposite directions, their speeds being in the ratio 5:3. The front end of A crossed the rear end of B 46 seconds after the front end of the trains had crossed each other. Okay. It took another 69 seconds for the rear ends of the trains to cross each other. Then the ratio of length of train. एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लिया है, डायग्राम बना के देखते हैं कैसे बनेगा। Two trains A and B were moving in opposite directions. तो एक चीज पहले हम समझते हैं, जब भी दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, एक की लेंथ L1 होती है और एक की लेंथ L2 होती है, एक की स्पीड S1 होती है और एक की स्पीड S2 होती है। तो टाइम कितना लेती हैं वो क्रॉस करने में? तो टाइम लेती हैं, वो लेती हैं L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, S1 प्लस 2। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ट्रेन्स नहीं है मेरे पास, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लेते हैं दो बाइक्स हैं, कार्स हैं, जिनकी लेंथ हम नेग्लिजिबल मानते हैं। ट्रेन में क्या है, लेंथ नेग्लिजिबल नहीं हो सकती है, हमें लेंथ माननी पड़ती है क्योंकि इट टेक्स टाइम टू क्रॉस ट्रेन। लेकिन बाइक और कार मानते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पोल मानते हैं या कोई ऑब्जेक्ट मानते हैं, उस केस में मेरे पास जो उनकी लेंथ होती है उनकी स्पीड के रेस्पेक्ट में बहुत कम होती है। सो वो जो लेंथ होती है वो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल मान देते हैं। सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2। ठीक है ना, मेरे पास रहता हूँ ये मेरे पार्ट से, लेट से P1 है और P2 टू ऑब्जेक्ट्स हैं। इसकी स्पीड मान लेता हूँ V1 है और इसकी स्पीड मान लेता हूँ मैं V2 है। ठीक है ना, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास D है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है। तो उस केस में टाइम कितना लगता है? अब इस केस में टाइम कितना लगेगा? यहाँ पे D डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस D है। सो इस केस में जो टाइम लगता है वो लगता है D डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, इतना टाइम लगेगा मुझे। ठीक है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। देन टू ट्रेन्स एंड टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रेन्स A and B वर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, देयर स्पीड्स बीइंग इन द रेशियो 5:3। ओके, यानी कि एक ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरी ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। एक का नाम A है, एक का नाम B है। ओके, उनकी स्पीड का रेशो 5:3 है। मैं मान लिया इसकी स्पीड जो है वो मेरे पास 5s है, इसकी स्पीड जो है वो 3s है। ठीक है, द फ्रंट एंड ऑफ A, ये फ्रंट एंड ऑफ A है, ये मेरे पास रियर एंड ऑफ A है, ये फ्रंट एंड ऑफ B है और ये रियर एंड ऑफ B है। द फ्रंट एंड ऑफ A क्रॉस्ड द रियर एंड ऑफ B, फ्रंट एंड ऑफ A क्रॉस्ड रियर एंड ऑफ B 46 seconds after the front end of the train has crossed each other। यानी कि इस सिचुएशन से एक दूसरी सिचुएशन आने में, मैं इनको इवेंट का नाम देता हूं, दैट इज इवेंट 1। इवेंट 1, इवेंट 2 क्या बताया गया है क्वेश्चन में? मेरे पास ये बताया गया है कि इस सिचुएशन से एक दूसरी सिचुएशन आ रही है, दूसरी सिचुएशन आ रही है जब मेरे पास फ्रंट एंड ऑफ A यहां पे है, द फ्रंट एंड ऑफ A क्रॉस्ड रियर एंड्स ऑफ B। फ्रंट एंड ऑफ A, ये रियर एंड ऑफ B, ये रियर एंड ऑफ A, ये मेरे पास रियर एंड ऑफ A, ये रियर एंड ऑफ B, सॉरी, फ्रंट एंड ऑफ B, ये फ्रंट एंड ऑफ B, ये रियर एंड ऑफ B, फ्रंट एंड ऑफ A, रियर एंड ऑफ A, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, राइट। ये रियर एंड ऑफ B हो जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन पे आने में कितना टाइम लगाया मुझे? 46 सेकेंड्स। इस सिचुएशन में आने में लगाया मुझे 46 सेकेंड्स। ये है मेरे पास इवेंट 2। ठीक है,
it took another 69 seconds for the rear ends of the trains to cross each other. ठीक है, इसके बाद एक तीसरी कंडीशन आ रही है इस तरह से, जब मेरे पास ये रियर एंड ऑफ बी है, ये फ्रंट एंड ऑफ बी है, ठीक है ना, ये मेरे पास रियर एंड ऑफ ए है और ये मेरे पास फ्रंट एंड ऑफ ए है, ठीक है। तो इवेंट 2 आने में मेरे को लगे हैं 46 सेकेंड्स और इसके बाद इट टुक अनदर 69 सेकेंड्स। इसको मैं इवेंट 3 का नाम देता हूं। इवेंट 3 में मेरे को इसके बाद लगे हैं मेरे पास 69 सेकेंड्स, ठीक है ना। मुझे बताना है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए टू लेंथ ऑफ ट्रेन बी। तो मैं मान लेता हूं लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो एल ए है और लेंथ ऑफ बी जो है मेरे पास वो लेंथ बी है। इसकी स्पीड 3s है, इसकी स्पीड 5s है और ये मेरे को सारी कंडीशन मैंने बना ली है, ठीक है ना। एक तो कॉन्सेप्ट आपको ये पता है कि जब दोनों ट्रेन क्रॉस कर लेंगी आपस में तो मेरे पास ये इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूँ, यानी कि L1 + L2 डिवाइडेड बाय 8s, L1 + L2 डिवाइडेड बाय 8s विल बी इक्वल टू 69 + 46। ये तो आप कर सकते हो, लेकिन पहली एक इक्वेशन बनेगी है, दूसरी भी सॉल्व करनी पड़ेगी मेरे को। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो आप, दैट इज एक कॉन्सेप्ट समझो आप कि जब मेरे पास हो क्या रहा है यहाँ पे, आप समझो इस बात को कि आप इसको एक ऑब्जेक्ट मान लो, इसको एक ऑब्जेक्ट मान लो और इसको एक ऑब्जेक्ट मान लो, इसको एक ऑब्जेक्ट मान लो और इसको एक ऑब्जेक्ट मान लो, जैसे कि ये वाला केस हो रहा है मेरे पास, ठीक है ना। आपने इसको एक ऑब्जेक्ट माना और इसको एक ऑब्जेक्ट माना, ठीक है। अब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स? द डिस्टेंस बिटवीन these two object is equal to this distance and this is the length of train B, ठीक है ना। यही वाला केस समझो, this object and this object, इस ट्रेन का फ्रंट एंड इज वन ऑब्जेक्ट, इस ट्रेन का रियर एंड इज ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट व्हिच इज T। अब दोनों के बीच की यहाँ पे डिस्टेंस देखोगे तो कितनी आएगी? लेंथ ऑफ दिस ट्रेन एंड लेंथ ऑफ दिस ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन B। तो यहाँ पे मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन B, length of train B divided by their relative speed, which is 5s plus 3s will be equal to time taken। ये कितना टाइम आ रहा है मेरे पास? 46, ठीक है ना। आपने क्या करा समझने के लिए, इसको एक ऑब्जेक्ट माना, इसको एक ऑब्जेक्ट माना, तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? लेंथ ऑफ ट्रेन बी, यही तो मेरे पास है। ये डिस्टेंस कितनी है? लेंथ ऑफ ट्रेन बी। दोनों ऑब्जेक्ट यानी इसके रियर एंड को आपने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, इसके फ्रंट एंड को एक ऑब्जेक्ट मान लिया। अब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे में क्रॉस करने में एक दूसरे के मतलब एकदम जब कोइंसाइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस विच इज LB डिवाइडेड बाय देयर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड इज 5s plus 3s। ये आ गया मेरे पास और ये टाइम मेरे पास 46 सेकंड्स गिवन है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन मेरे पास आ गई है 46। दिस इज वन इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आप ये भी यूज कर सकते हो कि टोटल टाइम L1 plus L2, ठीक है ना। टोटल टाइम कितना लग रहा है मेरे पास? 46 plus 69 इक्वल टू L plus LA plus LB डिवाइडेड बाय S1 plus S2। दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज इस इक्वेशन का डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब की बार इस इक्वेशन का डायरेक्टली यूज? अगेन ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। वो हमसे कहता है कि आई अज्यूम दिस इज वन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज वन ऑब्जेक्ट, सॉरी दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट नाउ, दिस इज द वन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इन दोनों को क्रॉस करना है ना आपकी बार। रियर एंड और फ्रंट एंड आने चाहिए, ये वाला रियर एंड और ये वाला रियर एंड आना चाहिए ना, ये वाला रियर और ये वाला रियर आने चाहिए। तो ये वाले रियर और ये वाले रियर के बीच में गैप कितना है आपकी बार? द रियर एंड ऑफ दिस एंड रियर एंड ऑफ दिस, ये पोजीशन आनी चाहिए। सो इन दोनों के बीच में गैप कितना है मेरे पास? लेंथ ऑफ ट्रेन। हाँ, मैं इसको एक ऑब्जेक्ट मान लिया, इसको एक ऑब्जेक्ट मान लिया, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में गैप कितना है? लेंथ ऑफ ट्रेन। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। दिस इज वन ऑब्जेक्ट, दिस इज वन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज d, देन द टाइम टेकन when the object meets is equal to distance divided by the relative speed. So I'll apply this concept here as well, that this is one object, this is one object, they are coming in opposite directions,
So time taken to coincide is equal to the distance between them. In this case, which is equal to length of train A. In this case, which is equal to length of train A divided by the relative speed, which is again 5s plus 3s. And in this case, the time taken is 69 seconds. 69 seconds. ठीक है. Now here we are asked the ratio of train A to that of B. That of B. तो LA upon LB ये आ जाएगा मेरे पास, which is 2/3. 23 से कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा मेरे पास. LB upon LA आ गया, तो मेरे पास LA upon LB इसका उल्टा हो जाएगा, which is 3/2. 3/2 कौन सा ऑप्शन है मेरे पास? डी ऑप्शन. डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है ना. तो मेरे पास LA अपॉन LB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3:2, विच इज द डी ऑप्शन. आई रिपीट व्हाट आई हैव डन इज, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. हमसे क्वेश्चन में कहा है 3 केस गिवन है, 3 इवेंट गिवन है. पहला इवेंट है इसका फ्रंट एंड और इसका फ्रंट एंड एक साथ आते हैं. ठीक है ना. इवेंट 2 क्या गिवन है मेरे को कि यहां पे जो ट्रेन लेंथ ए है वो ज्यादा है, क्योंकि जब मेरा रियर एंड इसके फ्रंट एंड के करीब आ जाता है तो भी कुछ बच रहा है मेरे पास. तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ ऑफ ट्रेन ए मेरे पास ज्यादा होगी. ठीक है ना. तो जो गिवन ऑप्शन है मतलब मुझे ये तो हो ही नहीं सकता. देखो 2:3 क्यों कैंसिल हो जाएगा कि इसमें एक ही ट्रेन लेंथ कम है और इसकी ज्यादा है. इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है ना. तो बाकी ऑप्शन में एक ही ज्यादा है, उनमें से एक ऑप्शन होगा. यहाँ पे दूसरी चीज यहाँ पे है, ये वाला एक इवेंट है. अब इस इवेंट को आने में 46 सेकंड्स लगे हैं. तो इसको मैं ऑब्जेक्ट वाली थ्योरी से समझाने का ट्राई करता हूँ. सपोज दिस इज वन ऑब्जेक्ट, दिस इज वन ऑब्जेक्ट. एट इनिशियल पोजीशन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज लेंथ ऑफ बी. द डिस्टेंस बिटवीन देम इज लेंथ ऑफ बी एंड दे आर coming in opposite direction with the speed of 5s and 3s. So the time taken will be equal to length of train B. This is the initial distance, length of train B divided by their relative speed 5s plus 3s. ठीक है. सेकंड कंडीशन कौन सी आ गई है मेरे पास? ये वाली इवेंट मेरे पास सेकंड है और इस इवेंट से इस इवेंट में आने में कितना टाइम लगेगा? ये मुझे 69 सेकंड गिवन है. तो यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स को माना, ये वाला और ये वाला. क्यों माना है मैंने? क्योंकि जहां 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे वही तो आप उसके बीच की डिस्टेंस मानोगे. ठीक है ना. जहां 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे वही उनके बीच की डिस्टेंस होगी. पहले वाले केस में क्या हो रहा है? ये वाला और ये वाला ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर रहे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस ये वाली मानी. इस केस में क्या हो रहा है? ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट मीट कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस मानी जाएगी. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? इज लेंथ ऑफ ट्रेन ए. सो लेंथ ऑफ ट्रेन ए डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड विल बी सेम and the time taken is now 69 seconds. तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व के रेशियो आ जाएगा. यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो है दैट इज इररिलेवेंट हेयर. यहाँ पे कुछ भी स्पीड का रेशियो होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो रेशियो हेयर विल बी 2:3 फॉर लेंथ ऑफ बी अपॉन लेंथ ऑफ ए. हमसे लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ बी पूछा है, दैट इज 3:2 डी ऑप्शन. ठीक है ना. क्वेश्चन को देने का फॉर्मेट अलग है, वरना ये जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो इस फॉर्मूले पे आते हैं, इनमें कंडीशन निकाले जाते हैं. इट्स अ गुड क्वेश्चन. थोड़े से कॉन्सेप्ट इसमें और क्लियर हो रहे हैं. और यहाँ पे जो रिलेटिव सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये हो रहा है कि यहाँ पे लेंथ ऑफ बी क्यों ले रहे हैं और यहाँ पे लेंथ ऑफ ए क्यों ले रहे हैं. ठीक है ना. तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्ट लेके बता दिया. जब ऑब्जेक्ट ले करता हूँ तो आई थिंक ये समझ में आता है कि 2 ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, तो उनके बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है, मतलब जो उनकी स्पीड ऐड होकर आती है रिलेटिव स्पीड, उतना ही टाइम लगता है. तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट कोइंसाइड हो रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेंगे विच इज लेंथ ऑफ ट्रेन बी. यहाँ पे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट यानी रियर एंड ऑफ ए एंड रियर एंड ऑफ बी कोइंसाइड हो रहा है, तो उस केस में दोनों के बीच की डिस्टेंस ये वाली लेंगे विच इज लेंथ ऑफ ट्रेन ए. ये फॉर्मूला बन के आता है, यहाँ से हमने निकाल लिया. होपफुली दिस इज क्लियर नाउ. ठीक है. चलते. दिस वाज अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, अगर ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में टाइम में एनालिसिस करना पड़े. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 15 आइडेंटिकल बलून्स, 6 identical pencils and 3 identical erasers among 3 children such that each child gets at least 4 balloons and 1 pencil. ये टाइप क्वेश्चन है. ऑप्शंस गिवन ये है मेरे पास. देखते हैं. सबसे पहले तो मैं चिल्ड्रन एज्यूम कर लूंगा. यहाँ पे मुझसे कहा गया है 3 चिल्ड्रन है मेरे पास, तो चिल्ड्रन के हिसाब से C1, C2, C3 3 है मेरे पास. ठीक है. 15 आइडेंटिकल बलून्स है मेरे पास. डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है?
4 बलून सबको मिल रहे हैं, 4 बलून इसको मिल गए, 4 बलून इसको मिल गए, 4 बलून इसको मिल गए, ठीक है ना। तो टोटल मेरे पास कितने बचे हैं? 3 बलून बचे हैं, 12, 15 में से 12 गए तो 3 बच गए। इसके बाद मेरे पास 6 पेंसिल्स हैं, 6 पेंसिल में से एक पेंसिल सबको देनी ही देनी है, तो 1 पेंसिल, 1 पेंसिल और 1 पेंसिल मैंने दे दी है। तो मेरे पास कितनी पेंसिल बचेंगी? मेरे पास 3 पेंसिल बचेंगी एंड 3 आइडेंटिकल इरेजर्स हैं, जिसकी कोई कंडीशन नहीं है मेरे पास 3 इरेजर। ये ऑब्जेक्ट्स मेरे पास बचे हुए हैं जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और कंडीशन है कि किसी और के पास जो है आप 0 भी जा सकते हैं, 1 भी जा सकते हैं, 3 भी जा सकते हैं, क्योंकि जो मिनिमम क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी थी वो मैं कर चुका हूँ यहाँ। सो द क्वेश्चन हियर इज कि मेरे पास 3 बलून है, 3 पेंसिल हैं, 3 इरेजर्स हैं, आइडेंटिकल ही हैं सब, बलून आइडेंटिकल है, पेंसिल आइडेंटिकल है और इरेजर आइडेंटिकल है। हाउ मेनी वेज आई कैन डू इट? तो सबसे पहले एक का केस लेंगे, ये किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आपको इक्वेशन याद होगी, x1 + x2 + x3 एंड सो x r = n। यानी कि मेरे पास कुछ लोग हैं, r लोग हैं मेरे पास, x1 + x2 + r ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिनका सम मेरे पास n r है, ठीक है ना। आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट n ऑब्जेक्ट्स इन r पीपल, आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट n ऑब्जेक्ट्स इन r पीपल सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी। सेकंड कंडीशन होगी x1, x2, xn, ये मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी कि सपोज मेरे पास कुछ लोग हैं जिन्हें मुझे r लोग हैं n ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एक के पास 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, n भी आ सकता है। सो इसको करने के लिए जो फॉर्मूला था वो था n + r - 1 cr - 1। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास लेट्स से 4 स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं और 10 चॉकलेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूं मेरे पास 4 जो हैं स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं। मैं किस तरह से उनको बांट सकता हूं कि एनी स्टूडेंट मे गेट 0 चॉकलेट टू 4 चॉकलेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x1 + x2 + x3 + x4, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट, इन सबको मिला के कितनी मिलनी चाहिए मेरे पास? 10 चॉकलेट। इन सबको मतलब 1 या 2, मतलब x1 एक 1 स्टूडेंट है, सेकंड स्टूडेंट है, थर्ड स्टूडेंट है, फोर्थ स्टूडेंट है, इनको मिला के मेरे पास 10 चॉकलेट्स मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो किन तरीके से कर सकते हो ये? यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 4। एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो मैं, r की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 10 + 4 - 1 c 4 - 1 मेरे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बलून वाला केस लेता हूँ तो मेरे पास जो ये तो हटा दिए मैंने भाई, ये तो मेरे पास जो मिनिमम थे बट ही गए। अब मेरे पास c1 + c2 + 3 यानी चिल्ड्रन, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3, इन सबको मिला के मेरे पास 3 बलून आने चाहिए इन एनी कंडीशन। एक को 0 भी मिल सकता है, एक को 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। तो ये केस कितने होते हैं मेरे पास? यानी n की वैल्यू 3 और यहाँ पे r की वैल्यू भी 3 है, तो n + r - 1 cr - 1 cr - 1। तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 + 3 - 1 c3 - 1, तो 3 और 3 6, 1 या 5 c2 विच इज इक्वल टू 10। यानी कि 3 बलून को इस तरह से बांटूं कि मैं 0 से लेके 3 तक ले जा सकता हूं किसी के पास भी। सो द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इट विल बी 10। तो 3 बलून है और मेरे पास 3 पेंसिल हैं, तो इनके भी 10 वेज ही आएंगे, 3 इरेजर के भी 10 वेज आएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 10 × 10 × 10 विच इज इक्वल। ठीक है, एक बार रिपीट करा देता हूँ। चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 गिवन कंडीशन के हिसाब से 4 बलून मिलने चाहिए और एक पेंसिल मिलनी चाहिए। बचेंगे मेरे पास 3 बलून, 3 पेंसिल और 3 इरेजर्स। ठीक है, अब मेरे पास फॉर्मूला होता है कि n ऑब्जेक्ट्स को मुझे अगर r लोगों में बांटना है इस तरह से कि कोई भी पर्सन को या तो 0 मिल सकता है से लेके n तक ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, r लोगों में बांटना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n + r - 1 cr - 1 सच दैट एनी पर्सन में गेट 0 और n। ठीक है ना, तो 0 से लेके n तक मिल सकते हैं और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो ये फॉर्मूला हमने बलून केस में लगाया। बलून केस में लगाया मतलब n + r - 1 cr - 1, n की वैल्यू 3, यहाँ पे कोइंसिडेंटली r की वैल्यू भी 3 है, -1 c3 - 1
ये हो गया 5C2 जिसकी वैल्यू होती है 10। तो बलून के लिए 10, पेंसिल के लिए 10 और इरेजर के लिए भी 10, क्योंकि दोनों तीन तीन, ये सब तीन 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 ही है। इसके 10 वेज, इसके 10 वेज, इसके 10 वेज एंड ऑल 3 आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो आंसर जो हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1000. Difficult question, exam point. And we are going to solve 5 questions today, and this is our 5th question. Hopefully you are liking the videos we are solving, and you are liking the methods and tricks. For any query or doubt or anything else, you can write in the comment section. Thank you.